आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया होगी और उसी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज हम एक नया प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो सीरीज चल रही है उस पर हम मेनली फोकस कर रहे हैं आपकी DSSB PRT एग्ज़ाम पर, और उसमें जो भी अभी तक आपके PYQ क्वेश्चन, इट मीन्स जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, उनको यहाँ हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि अभी तक DSSB एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, हम अपनी आगे की तैयारी को एक गाइडेंस दे सकते हैं, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इससे पहले अभी हमने एक पेपर को डिस्कस किया था, जो पेपर आपका 6 अक्टूबर 2028 का पेपर था। उसकी जो शिफ्ट 1 में पेपर आया था वो हमने डिस्कस कर लिया है, और आज से जिस पेपर को हम डिस्कस करेंगे वो सेम डेट का शिफ्ट 2 में आया हुआ पेपर है, ठीक है। और इसमें आपको पता है DSSB PRT का जो एग्ज़ाम होता है 2 पार्ट्स में होता है। पेपर 1 को कहीं ना कहीं हम जनरल पेपर के तौर पे जानते हैं, जिसके आपका मैथ हो गया, आपकी इंग्लिश, हिंदी, GK, इस तरीके की रीजनिंग, ये सारे पोर्शन जो आते हैं वो आपके पेपर 1 में जनरल पेपर में आते हैं। पेपर 2 स्पेशली आपका टीचिंग मेथडोलॉजी को मेंशन करके बनाया गया है, फोकस्ड है उस पर। जो 100 मार्क्स का आता है उसमें आपकी CDP, पेडागोजी और जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनमें ये सारी चीज़ें कवर अप की जाती हैं। तो यहाँ हम पेपर 2 को एनालाइज़ कर रहे हैं, और आज से हम जो शिफ्ट 2 के पेपर को डिस्कशन या एनालाइज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद भी कई सारे इसके पार्ट्स आएंगे, इसमें हम शॉर्ट में मतलब कुछ टुकड़ों में इस पेपर को तोड़ेंगे ताकि एकदम से आपको 100 क्वेश्चन का बर्डन आपके ऊपर ना पड़े, है ना। आई होप आपने पिछले सारे सेशन देखे होंगे, और अगर आपको इनकी प्रैक्टिस सेशंस की PDF चाहिए तो आपको पैडल अप ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी। इसे आप QR कोड के माध्यम से, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो नया प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ है, इसकी कंबाइन करके PDF आपको एक साथ भेजी जाएगी, तो इसमें हो सकता है आपको वेट करना पड़े। बट पिछले जो सेशन हमने कंप्लीट किया है आपका शिफ्ट 1 का, उसके सारे क्वेश्चन की आपको PDF ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है। आप चाहें तो ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं। सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं कि भावनात्मक क्षेत्र, या आप कह सकते हैं कि आपका जो इमोशनल डोमेन है से में क्या शामिल है, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है वो आपके भावनात्मक डोमेन में शामिल की जाती है। क्या वो हस्त और शारीरिक कौशल है, या वो आपके भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि है, मानसिक कौशल है या शारीरिक कौशल है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि भावनात्मक यहाँ कौशल की बात करी गई है, और आपके आंसर में भी कहीं ना कहीं भावनाओं के क्षेत्रों से संबंधित वृद्धि की बात करी गई है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। लेकिन जानना ये है कि भावनात्मक क्षेत्र या ये क्वेश्चन किस पार्ट से बना है। तो हम सभी ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ा है। डॉक्टर ब्लूम ने अपनी एक टेक्सोनॉमी दी है जिसमें उन्होंने अलग अलग 3 क्षेत्रों के बारे में बात करी है, और तीनों क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसके बारे में हम जरा जान लेते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ब्लूम ने किन क्षेत्रों के बारे में बात करी है। तो ब्लूम में मेनली 3 क्षेत्रों के बारे में बात करी है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक डोमेन, दूसरा है भावनात्मक क्षेत्र या भावनात्मक डोमेन, और तीसरा है जो कि लास्ट है मनोगत्यात्मक डोमेन, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किन किन को इनमें रखा गया है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को ही कई बार हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो इसे समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर आया तो आ सकता है कि बताओ ब्लूम के द्वारा कितने डोमेन बताए गए। अदरवाइज जो अंदर की इनकी चीज़ें हैं, जो बारीक कॉन्सेप्ट है, वो आपसे ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन की प्रैक्टिस की है तो उसमें भी कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन इस पार्ट से आपको देखने को मिले होंगे। तो बात करते हैं संज्ञानात्मक डोमेन, जो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल कौशल, मेंटल स्किल से रिलेट करता है। उसमें आपका ट्रायंगल आता है, उसमें 6 चीज़ें शामिल होती हैं: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब जो पिछला प्रैक्टिस सेशन किया था उसी में ये चीज़ आई थी, संज्ञानात्मक डोमेन के सबसे उच्चतम स्तर पर बताइए कौन सा है, तो उसमें आंसर था मूल्यांकन। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ट्रायंगल इस तरीके से बनता है, जब से बेस लेवल है, मतलब जो सबसे नीचे का लेवल है उस पर ज्ञान को रखा जाता है, उसके ऊपर समझ, फिर आपका अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, ठीक है। तो जो हेड है उस पर टॉप पे किसे रखा जाएगा, मूल्यांकन को। भावनात्मक डोमेन में कौन कौन सी चीज़ शामिल की जाती हैं, सबसे पहला है प्राप्त करना, मतलब किसी भी जानकारी को, किसी भी इमोशन को अगर हम किसी से कनेक्ट करते हैं, सबसे चीज़ प्राप्त करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उसके प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया में हो सकता है हम समर्थित हों उस बात से या उस बात को नकार दें, और बाद में हम उसे के द्वारा जो भी मूल्य की प्राप्ति होगी उसे जोड़ लेंगे अपने व्यक्तित्व में। तो इसको हम कहेंगे भावनात्मक डोमेन। मनोगत्यात्मक की बात करें तो प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिन्हें आपने कहीं ना कहीं पियाजे को अगर पढ़ा है तो उन्होंने इसको अपनी पहली अवस्था में बताया रिफ्लेक्सिस के नाम से। पहली अवस्था की उपअवस्था ही उनकी रिफ्लेक्सिस के नाम से। तो उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, जो बच्चा कहीं ना कहीं सीख के ही पैदा होता है। बुनियादी मौलिक गतियाँ हैं, अवधारणात्मक क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, कुशल गति
या कौशल गति कह सकते हैं या गैर विवेकपूर्ण गतियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनोगत्यात्मक डोमेन में शामिल हैं। तो आई होप आपको आंसर के साथ साथ आंसर से जुड़ी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की विशेषता है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी सोशलाइजेशन की क्वालिटीज़ या विशेषता में शामिल है। बुनियादी अनुशासन विकसित करना, असामान्य तरीके से व्यवहार करना। तो असमान तरीके से व्यवहार करना तो सामाजिकरण के अंतर्गत आएगा नहीं। अकेले निर्देश और अध्ययन के द्वारा अकेले में आपका सामाजिकरण किस तरीके से होगा ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये आंसर नहीं बनेगा। एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और ज्ञान। अब हो सकता है आप दो चीज़ों कंफ्यूज हो नंबर ऑप्शन 1 और 4 में। तो अगर बात करें सामाजिकरण की मुख्य विशेषता में कौन सा शामिल है, वो आपका 4th वाला बनेगा। जान लेते हैं ऐसा क्यों है कि बुनियादी अनुशासन विकसित करना। अगर सामाजिकरण की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर बुनियादी अनुशासन विकसित किए जाए, क्योंकि अगर बच्चे की अधिगम की बात करें तो पहला जो संपर्क बच्चे का होता है वो अपने परिवार से होता है। सामाजिकरण में जो पहली चीज़ आती है वो उसका परिवार आता है। तो एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और ज्ञान, मतलब सामाजिकरण में वो लोगों से मिलता जुलता है। अगर और विशेषताओं की यहाँ बात करी जाए सामाजिकरण की, तो सबसे पहले आप तो ये जानते हैं कि जो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है वो सामाजिकरण से ही शुरू होती है, ठीक है। और ये प्रक्रिया उसकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जब सामाजिकरण में इन्वॉल्व होता है या इससे कनेक्टेड होता है तो कहीं ना कहीं एक समाज और दूसरे समाज के बीच में जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, उनके मूल हैं, उनके आदर्श हैं, उन सभी को सीख रहा होता है। तो इसलिए इसमें बोला गया कि विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं, जिनमें हम रीति रिवाज, सांस्कृतिक परिवेश कैसा है, उनके मूल्य क्या हैं, उनके साथ साथ ज्ञान का अधिगम करता है। तो इसलिए जो ऑप्शन सही बनेगा वो 4th वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समायोजन अनुकूलन जिसे एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट कहते हैं उसका अर्थ क्या है। हमारे पहले से मौजूद योजना में नई जानकारी को जोड़ना जो सौंगीकरण के रूप में जाना जाता है। सौंगीकरण कुछ नहीं है, यहाँ सौंगीकरण का जो मतलब है वो एसिमिलेशन से है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो इस वर्ड से आप भलीभांति परिचित होंगे। अगला ऑप्शन है नए ज्ञान के लिए पिछले ज्ञान को और बदलते हुए व्यवहार को लागू करने के बीच एक संतुलन बनाना। थर्ड ऑप्शन कहता है इनमें नई जानकारी या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूदा जो योजनाएं हैं और विचार उनको कहीं ना कहीं संशोधित करना पड़ता है। 4th वाला कहता है कि प्रक्रिया कुछ हद तक व्यक्तिपरक इंडिविजुअल होती है या पर्सनलाइज्ड होती है, क्योंकि हम अपने पहले से विद्यमान मान्यताओं के साथ एक तालमेल बिठाने के लिए अनुभव और जानकारी के लिए थोड़ा सा संशोधन करते हैं। तो बात करें एकोमोडेशन की, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो पियाजे ने अपनी जो थ्योरी, जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी है उसमें कुछ वर्ड उन्होंने यूज़ करे हैं। जैसे पहला वर्ड आपने स्कीमा सुना होगा। स्कीमा क्या है, जो भी जानकारी हम अपने दिमाग में रखते हैं उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं आपका, मेनली एक अडेप्टेशन, आपने वर्ड सुना होगा, अडेप्टेशन पियाजे ने यूज किया। इसी अडेप्टेशन के अंतर्गत दो चीज़ें ली गई हैं, पहला आपका अकोमोडेशन है और दूसरा आपका एसिमिलेशन है। तो एसिमिलेशन क्या है, यहाँ डबल ऐसे समझ सकते हैं, सेम स्कीमा, मतलब आपकी जो जानकारी पहले से ही है उसमें अगर आप और दूसरी जानकारी ऐड कर लेते हैं बिना किसी संशोधन के तो उसे कहेंगे एसिमिलेशन। अकोमोडेशन की बात करते हैं तो यहाँ डबल ही, इट मीन्स चेंज स्कीमा। तो जब आप अपने पुराने स्कीमा में जानकारी जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं, तो उसे कहते हैं अकोमोडेशन। जब आप कहीं ना कहीं, जैसे कोई चीज़ है, यहाँ अगर एक वर्ड और है इक्विलिब्रियम, तो अगर मान के चलिए आपको कोई ऐसी जानकारी मिली है जो आपके स्कीमा में नहीं थी तो आप कंफ्यूज हो गए, मतलब आप डिसइक्विलिब्रियम में आ गए और आप इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे। तब संशोधन करने के बाद आप जो आपकी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, तो आप किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये किसके माध्यम से संभव हो पाया है, ये कहीं ना कहीं अकोमोडेशन के माध्यम से संभव हो पाया है, जिसमें आपने क्या किया, स्कीमा में संशोधन किया है। तो आई होप ये पूरी आपको जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं मैंने आसानी से समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ गई होगी। तो अकोमोडेशन क्या है, कहीं ना कहीं आप संशोधन कर रहे हैं, वो भी किस में, जो नई जानकारी जोड़ने के लिए अपने पुराने या मौजूदा विचारों में क्या कर रहे हैं, संशोधन। जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड वाला। अगर आपको लगता है कि इसका और कोई ऑप्शन सही है तो आप अपना आंसर दें, प्लस उसके साथ एक्सप्लेनेशन जरूर दें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप जो आंसर बता रहे हैं वो उसकी वजह क्या है और हमें भी जानने में इसकी क्या हो, आसानी हो। अगला जो क्वेश्चन है कि विकास क्या उपलक्षित करता है, मतलब विकास से क्या समझते हैं। क्या व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों को प्रकट करना है, मात्रात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन या व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव है। तो विकास की बात करें तो विकास में दो चीज़ें शामिल होती हैं। विकास के ही तौर पे आपने परिपक्वता को सुना होगा, दूसरे वृद्धि। तो वृद्धि एंड परिपक्वता बोथ आर द पार्ट्स ऑफ आपके डेवलपमेंट। तो अगर मात्रात्मक होता, अगर यहाँ वृद्धि लिखा होता तो आपका मात्रात्मक आ जाता, और अंतर्निहित जो गुणों का प्रगटीकरण है वो कहीं ना कहीं परिपक्वता में आता है, आपकी मैच्योरिटी में आता है। जो विकास है वो आपका क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है।
अगर यही आपका स्टेटमेंट बेस्ड होता कि जो विकास है क्या वो मात्रात्मक है या विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन है, स्टेटमेंट 2 में लिखा होता विकास गुणात्मक परिवर्तन है, आप इसमें फिर A+B दोनों को लेके चलते, क्योंकि विकास में आपकी वृद्धि भी शामिल होती है। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वे में अपने ऑप्शन को निकालना सीखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं का कौन सा युग्म बच्चे की पहली आवश्यकता। हमने जाना था कि मैस्लो ने कहीं ना कहीं आवश्यकता के सिद्धांत का मॉडल दिया था और इन्होंने आवश्यकता में बच्चों की पहली आवश्यकता को पूछा है कौन सी पहली आवश्यकता है, क्या वो शारीरिक है, बौद्धिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है। तो हम सभी जानते हैं पहली आवश्यकता हम सभी की शारीरिक ही होती है। अब जो पहली आवश्यकता शारीरिक है उसमें किन किन चीज़ों को लिया गया है, आपने मैस्लो का ट्रायंगल भी पढ़ा होगा। तो प्राथमिक या पहली आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकता है, उसमें जैसे आपका जल हो गया, भोजन हो गया, आवास हो गया, इन सारी चीज़ों को शामिल आपकी किस में किया गया है, शारीरिक आवश्यकताओं। बात करते हैं आपकी दूसरी, इसके ऊपर कौन सी आती है, वो आपकी आती है सुरक्षा की। ठीक है, जब आपको कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो आप सुरक्षा की आवश्यकता के तौर पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का एक सेटलमेंट हो जाए, आपको निश्चित आय प्राप्त होने लगे, जिससे आप जो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं उनकी भलीभांति पूर्ति कर पाएँ। सुरक्षा की आवश्यकता की बात कहीं ना कहीं आपकी प्रेम संबंधी आवश्यकता आ जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं आप किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान, भावनाओं को एक दूसरे के हस्तांतरण करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी क्या आती है, जिसको आप किसी में भावनात्मक में जोड़ सकते हैं, प्रेम को। ठीक है, उसके जो ऊपर आएगी वो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की आएगी, जिसे हम कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे एक प्रतिष्ठा के रूप में देखते हैं कि समाज में हमारी कितनी प्रतिष्ठा है। उसके ऊपर जो सबसे ऊपर देखी जाएगी वो बौद्धिक या आत्मबोध कह सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। ये बात मैंने आपको सारे स्तर मैस्लो के पिरामिड की बता दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानी बच्चे सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं। आप इससे क्या समझते हैं? सांस्कृतिक जो शिक्षण है में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ बोला गया सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक शिक्षण में केवल धर्म की भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे परंपराओं और रीति रिवाजों सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे केवल परंपराओं और रीति रिवाज से ही सीखें, उसमें आपके समाज के और भी पक्ष पहलू शामिल होते हैं। थर्ड क्या था, इस शिक्षण के लिए घर, स्कूल, मीडिया, खेल, कला जैसे सांस्कृतिक संसाधन जिम्मेदार होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ज्ञानी बच्चे के लिए सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं, ये बात बोली गई है। तो जो ज्ञानी बच्चा है वो कहीं ना कहीं से अपनी एजुकेशन कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहा होगा, और जो ज्ञान प्राप्त करने के संसाधन के रूप में हम देखेंगे वो उसमें घर भी शामिल होगा, स्कूल भी, मीडिया भी, खेल भी, साथ ही साथ कला और सांस्कृतिक जैसे संसाधन, वो सारे जिम्मेदार होंगे। इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको उदाहरण दिया गया, उससे बताना है ये किससे मिलता जुलता है। सर्वाधिक प्रभावी समाधान चुने, मतलब आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे समाधानों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर आप वो चुनते हैं, या सबसे योग्य उम्मीदवार को सेवा का मौका देते हैं, या उस पर काम पे रखते हैं, या नए बजट को स्पष्ट करते हैं, या कहीं ना कहीं किसी बात को सिद्ध करते हैं, तो आप किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं? एप्लीकेशन, अनुप्रयोग का, तो इसमें अनुप्रयोग किसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मूल्यांकन का, सृजन का, क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज़ को, क्रिएट भी नहीं किया हमने। विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब हो सकता है आप दो चीज़ों में कन्फ्यूजन, एक मूल्यांकन में, एक आपका विश्लेषण में। ठीक है, तो विश्लेषण में क्या होता है, किसी भी पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हम उसको एनालाइज करते हैं, और संश्लेषण में इन्हीं तोड़े हुए हिस्सों को हम आपस में जोड़कर फिर उसको एनालाइज करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रभावी समाधान ढूंढ रहे हैं, सबसे योग्य व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में सेवा के लिए रखने के लिए ढूंढ रहे हैं, नए बजट को स्पष्ट कर रहे हैं और न्यायोचित सिद्ध कर रहे हैं। तो इसमें हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो मूल्यांकन से जुड़ती हुई हैं। ये आपका कहीं ना कहीं अभी हमने बताया ब्लूम के पिरामिड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें आपके सबसे ऊपर क्या आता है, मूल्यांकन आता है। लेकिन यहाँ बात एक आपको रखनी है, यहाँ एक वर्ड है सृजन। तो मैस्लो का आपके ब्लूम का जो पिरामिड है वो 2001 में आपका रिवाइज किया गया था। उसमें मूल्यांकन की जगह जो सबसे उच्च स्तर पर रखा गया था वो क्रिएटिविटी को या क्रिएटिंग को रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अधगम कब शुरू होता है? जब बच्चा स्कूल में आता है, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में आने से पहले बच्चा कुछ अधगम नहीं कर रहा होता है। जब जो बच्चा है वो व्यक्ति अपने घर में बातचीत शुरू करता है या व्यक्ति किताबें पढ़ता है, तो जरूरी नहीं है जब बच्चा मतलब छोटा होता है तो किताबें पढ़ना तो वो जानता ही नहीं है। वो जो भी चीज़ें ग्रहण कर रहा होता है वो अपनी संवेदी या इंद्रियों से ग्रहण कर रहा होता है। तो क्या वो अधगम नहीं करता? बिल्कुल करता है। व्यक्ति समाज के सदस्यों से बातचीत करता है, समाज के सदस्यों से जब मिलेगा, जब वो उनके कांटेक्ट में आएगा, सबसे पहला कांटेक्ट या कनेक्शन उसका जो बैठता है उसके परिवार के साथ बैठता है। तो हम कहेंगे जो बच्चा सबसे पहले अधगम करता है वो घर के व्यक्तियों से बातचीत करके करता है, या अगर यहाँ बातचीत का इसलिए हमने बातचीत का ऑप्शन टिक करा है, लेकिन स्टार्टिंग में वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से या उनके साथ संपर्क में आगे चीज़ें सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से 2 साल की उम्र तक की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है और उनके विकासात्मक कार्य बताते हैं।
तो आपको ये पता है कि जन्म से 2 साल की जो उम्र है वो शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। और शैशवावस्था में क्या बच्चा विशिष्ट जानकारी प्राप्त करेगा? तो ऐसा नहीं है जो तर्क पर आधारित हो, ठीक है, हो ही नहीं सकता कि 2 साल का बच्चा तर्क आधारित चीज़ें जानने की कोशिश करे। सामान्य सिद्धांत की जानकारी जो निगमन तर्क पर आधारित होती है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आत्म केंद्रित हो जो दूसरों के परिप्रेक्ष्य, मतलब 2 साल से नीचे का बच्चा दूसरों के परिप्रेक्ष्य कैसे समझेगा, ये भी कटेगा। लेकिन जो शैशवावस्था का बच्चा है जो जो क्रियाएं करेगा वो मूलभूत क्रियाएं होगा या मूलभूत कार्यों के, जैसे चूसना हो गया, जिन्हें हमने अभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के तौर पे जाना है, जिन्हें हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। और पियाजे ने इनको बताया कि बच्चे में ये जन्मजात होती हैं और लगभग अमूमन 1 माह तक ये चीज़ें रहती हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका 4th वाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को संपोषित करने के लिए प्राथमिक परिवेश क्या है। मतलब बच्चों को बढ़ने या उनको ग्रो करने के लिए प्राथमिक परिवेश के तौर पे चीज़ें मिलती हैं, वो किसमें मिलती हैं? हम सभी जानते हैं वो परिवार के तौर पे हमें पारिवारिक लोगों से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे। तो ब्लूम के बारे में ऐसा आप देख रहे होंगे कि हो ही नहीं सकता कोई एग्जाम जिसमें क्वेश्चन पूछा ना जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको काफ़ी बेहतर ढंग से क्लियर करना होगा। तो ब्लूम की बात करें, ब्लूम ने जितने भी डोमेन दिए हैं या जितने उनके स्तर बताए हैं, उनका सीधा सा मानना था कि ये कहीं ना कहीं आपके चिंतन के स्तर को उच्च प्रकृति का लेकर जाते हैं। तो जो बारे में वो उच्च चिंतन के बारे में, अगर आप ब्लूम के बारे में और जानना चाहते हैं तो इन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया था लगभग अराउंड 1956 के अराउंड दिया था। तो ये कुछ फैक्चुअल है, आप चाहें तो जान सकते हैं, लेकिन अभी तक 1956 के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आया नहीं है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सामाजिकरण के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। मतलब जीन पियाजे ने सामाजिकरण के लिए क्या बात कही है, आपको ये बताना है। तो ये बात आप तभी बता सकते हैं जब आपने कहीं ना कहीं जीन पियाजे को बेहतरीन ढंग से समझा और पढ़ा है। क्या आत्म अवधारणा विकसित करने के लिए दूसरे की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया में विश्वास किया और उन्हें आत्म अवलोकन या आत्म दर्पण कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आत्म दर्पण की कहीं किसी भी जगह पियाजे ने कोई बात नहीं करी है। उनका जो मानना था वो ये मानना था कि मानव विकास दोनों जैविक परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी, और साथ ही साथ जो बच्चा सामाजिक रूप से गेन करता है एक्सपीरियंस को, उनका परिणाम है। हाँ, ये बात हो सकती है क्योंकि पियाजे का ऐसा मानना था कि बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं वो परिपक्वता के साथ साथ सीखते चले जाते हैं। तभी उनके सिद्धांत को आयु अवस्था सिद्धांत कहा जाता है कि आयु के बढ़ते क्रम में बच्चे चीज़ों को सीखते जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और कही थी पियाजे ने कि आयु के बढ़ते क्रम के साथ ही साथ बच्चे का सामाजिकरण अगर होता चला जाए तो उसकी अधगम की जो प्रक्रिया है और उन्नत निखर के सामने आती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। बाकी आप चाहें तो ऑप्शन दोनों पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएंगे कि वो इनसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं, आपको ये बताना है। तो ये कहीं ना कहीं आपका पूर्व बाल्यावस्था का लक्षण है। जो उम्र दी गई है वो पूर्व बाल्यावस्था की है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं, आपको ये बताना है। क्या वो सूक्ष्म गत्यात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं या वो पढ़ने लिखने अंकगणित के माध्यम से। तो अंकगणित तो कक्षा 5 में आप अंकगणित की तार्किक गणनाएं कराएंगे, तो ऐसा नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से शैशवावस्था में बच्चे अनुभव करते हैं। मौखिक क्षमता अवधारणाओं को समस्या कौशलों के माध्यम से सीखना, तो ये भी नहीं है। मेनली 3 से 5 साल का बच्चा जो सीखेगा वो सूक्ष्म गत्यात्मक गतिविधियों को, जैसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, उनको डेवलप करने के साथ साथ सीखता चला जाएगा, ठीक है। और अपने परिवेश से जो भी विभिन्न विभिन्न अनुभव करेगा उनके माध्यम से भी सीखेगा। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। हम सभी जानते हैं कि अधगम जो प्रक्रिया है वो आपकी व्यक्तिगत भी होगी, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड होगी, और साथ ही साथ सोशलाइज्ड भी होगी। तो इससे आप क्या समझते हैं, क्या अधगम में आत्म गतिविधि निहित है जिसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है, या अधगम अनुभव के माध्यम से होता है और ज्ञान जो समझ कौशल प्रदान करती है। अधगम वह प्रक्रिया है जो व्यक्तित्व, मस्तिष्क और समूह गतिविधियों से चेतना या अचेतन रूप से प्रभावित होता है, या अधगम मनुष्य का शारीरिक या मानसिक दोनों विकास करता है। तो अगर बात करें कि व्यक्तिगत है और सामाजिक है, तो इसमें देखना है कि शारीरिक और मानसिक विकास करता है तो ये आपके व्यक्तिगत ही में दोनों आ जाएंगे, तो इसमें सामाजिक का कोई रोल नहीं रहा। अधगम वह प्रक्रिया है जो व्यक्तित्व, मस्तिष्क को समूह गतिविधियों मतलब आपका कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन हो रहा है, और जो चेतन और अचेतन मस्तिष्क में चीज़ें चल रही हैं वो आपका व्यक्तिगत हो गया। तो इसमें दोनों पार्ट कवर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, अधगम अनुभव के माध्यम से होता है जो ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करता है। तो जो अनुभव आपके होंगे, जो ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करेंगे, वो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर के तौर पर आप एक अनुभव प्राप्त करेंगे। अधगम में आत्म गतिविधि निहित होती है जो प्रेरणा की आवश्यकता है। तो ये आत्म गतिविधि है वो टोटली आपकी व्यक्तिगत को डिनोट कर रही है, ना कि आपके सामाजिक पक्ष को, इसलिए आपके फर्स्ट एंड सेकंड कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा क्या सक्षम करती है। मतलब आपको ये बताना है भाषा किस रूप में हमारी मदद करती है, क्यों भाषा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मनुष्य का सामान्य शारीरिक विकास करने में। तो
शारीरिक विकास करने में भाषा का योगदान बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। जीवन के विविध और विभिन्न तरीकों को विकसित करने में तो ऐसा नहीं है कि कई तरीके ऐसे भी हैं जो भाषा के बिना भी विकसित हो जाते हैं। न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित करने में। हाँ, ये हो सकता है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो अपनी विचारों को अन्य पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। अगर भाषा नहीं होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी जो हम तक पहुँच के ही ना आती, क्योंकि जो ज्ञान आज हमें मिला है वो कहीं ना कहीं भाषा की देन है। तो हमारा जो आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा। जैविक क्रियाएं आपकी भाषा के माध्यम से होती हैं, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था के जीवन काल के दौरान हेविंगहर्स्ट के विकासात्मक कार्यों को आपको बताना है। तो आपने हेविंगहर्स्ट का नाम जरूर सुना होगा। हेविंगहर्स्ट ने अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग विकासात्मक कार्य दिए हैं। और एक चीज़ और ये क्वेश्चन आया था कि किशोरावस्था के कितने विकासात्मक कार्य दिए गए हैं, तो इनके द्वारा 10 विकासात्मक कार्य किशोरावस्था के दिए गए हैं। जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था का पूछा है, तो उत्तर बाल्यावस्था आपकी लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। शारीरिक कौशल आपके स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ मिलना जुलना, क्या ये आपका कहीं ना कहीं उत्तर बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल। शारीरिक कौशल मतलब कहीं ना कहीं बच्चे प्ले एज में आ जाता है, खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, अपने साथियों पीयर ग्रुप भी आप इस एज को कहते हैं, और अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करने लगता है। तो आंसर तो इसका पहला वाला सही है, क्योंकि जो सारे लक्षण दिए गए हैं वो उत्तर बाल्यावस्था की विकासात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है। भोजन ग्रहण करना, ये सब बातें उत्तर बाल्यावस्था की नहीं, क्योंकि उससे पहले ये सारी चीज़ें चलना वगैरह हो जाती हैं। ठीक है। नए एवं परिपक्व संबंधों को प्राप्त करना, तो संबंधों को प्राप्त करना ये उत्तर बाल्यावस्था की बाद की अवस्था की बात है। व्यवसाय शुरू करना भी उत्तर बाल्यावस्था की बाद की अवस्थाओं की बात है। तो ये आपकी 2 to 4 कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब समझते हैं बाकी अवस्थाओं के बारे में उन्होंने कौन कौन से विकासात्मक कार्य दिए हैं, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपकी टेबल बनी है, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज अपनी नोटबुक में अगर आप नोट करते चल रहे हैं इन क्वेश्चन को तो वहाँ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था को हम कहते हैं जन्म से कहीं ना कहीं 2 वर्ष की आयु, लेकिन इन्होंने 2 अवस्थाओं को मिला के ये विकासात्मक कार्य बताए हैं, शैशवावस्था प्लस आपकी पूर्व बाल्यावस्था। तो इसको टोटल अगर मिला के आप देखेंगे कि जन्म से 6 वर्ष आपका बनेगा, तो यहाँ 0 ना करके इसे जन्म कर लीजिएगा। तो इस अवस्था में कौन कौन से विकासात्मक कार्य देखने को मिलते हैं? पहला है चलना फिरना हो गया, बात करना सीखना है, जो बेसिक अपनी क्रियाएं करता है, जो सोच प्रशिक्षण कहते हैं वो करना सीखना, पढ़ने की नींव, मतलब यहीं से बच्चे की कहीं ना कहीं पढ़ने की नींव डलती है। और आप जानते हैं 6 वर्ष से आगे के बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन लेते हैं। अब तो वो चीज़ लगभग 3 वर्ष से स्टार्ट हो गई है, जिन्हें हम प्री प्राइमरी स्कूल्स कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को देखते हैं तो ये उम्र जो है 6 से 12 वर्ष की या 13 वर्ष की है। सामान्य खेलों में शारीरिक कौशल को सीखना, स्वयं के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण विकसित करना, साथ ही साथ अपने आयु समूह में एक हिस्सेदारी रखना या पीयर ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। बात करते हैं किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था 13 से 18, कहीं कहीं 12 से 19 भी देखी गई है। उसमें क्या है, या WHO के अनुसार इसे 10 से 19 वर्ष भी माना गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? भौतिक शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी इसी अवस्था में होने लगती है। आर्थिक करियर बनाने की तैयारी भी होने लगती है, और कहीं ना कहीं इसमें मार्गदर्शन जो या जीवन के मूल्य भी शामिल हो जाते हैं, जो आपकी नैतिकता से जुड़े हुए होते हैं। बाकी की और इन्होंने 6 अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य को बांटा है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और अब हमारा किशोरावस्था के बाद आता है पूर्व वयस्क अवस्था। इसे हम 19 से 30 वर्ष कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, विवाह संबंधी जो साथी है उसको ढूंढना शामिल हो जाता है, या इसमें आपको ये देखना है कि अपने अपने रोल में व्यक्ति आ जाता है। अगर वो मर्दाना है तो मर्दाना रोल जो सामाजिक भूमिका उसकी बनाई है उसके अनुसार रिएक्ट करने लगता है। इसमें उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, घर चलाना, परिवार और करियर को देखना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ते जैसे 30 के ऊपर व्यक्ति बढ़ता है तो उसकी एक अलग ही रोल देखने को समाज में मिलता है। वो वयस्क व्यक्ति कहलाने लगता है, जिसमें उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व भी शामिल होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने 2 पीढ़ियों के बीच में एक कनेक्शन भी बन जाता है कि अपने माता पिता को भी देखना है और अपने बच्चों को भी देखना है। बीच में जो खड़ा है वो मध्य आयु का व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको देखनी है। और उत्तर परिपक्वता जो 60 के बाद की उम्र होती है, उसमें जो दायित्व जो होते हैं वो सारे पूरे हो चुके होते हैं, और कहीं ना कहीं वो उस स्टेज में आ जाता है व्यक्ति जो अपने पिछली उम्र में किए गए कार्यों को देखे, समझे कि अच्छा मैंने अभी तक इस उम्र में अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए, उनको देखे, एनालाइज करे। और ये कहीं ना कहीं गाइडेंस की भूमिका में आ जा सकता है कि दूसरों को गाइडेंस देने की स्थिति में होता है। तो ये हेविंगहर्स्ट की विकासात्मक कार्य थे अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्याशित सामाजिकरण, जिसे हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं, उसका क्या मान है? क्या आप उस वर्ड से समझते हैं?
तो यहाँ जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्याशित सामाजिकरण या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी ऐसे ग्रुप में जाते हैं, एक नई ग्रुप में जाके हम उसके कल्चर को, उसके रीति रिवाज को, उसकी संस्कृति को जब हम सीखते हैं, अपनाते हैं, तो उसको हम प्रत्याशित सामाजिकरण या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे सपोज करिए आप कॉलेज में गए, लेकिन आपका जो कल्चर अभी तक आपने सीखा हुआ था या आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन उस कॉलेज में पर्टिकुलर इंग्लिश चलती है, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश को अपनाना सीखना स्टार्ट करते हैं और कहीं बाद में जाकर उस ग्रुप में शामिल भी हो जाते हैं, तो उससे हम कहेंगे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब इसका जो आंसर बनेगा इस हिसाब से वो बनेगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो मनुष्य है वो समूह में शामिल होने के लिए उसकी संस्कृति को सीखता है। तो ये इसका सही आंसर बनेगा। बाकी आप ऑप्शन अगर पढ़ना चाहें तो बाकी पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने इसका जो डेफिनेशन थी वो आपको इजीली एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। अगला है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन में याद रखने से आप क्या समझते हैं? क्या विचारों या सामग्रियों को मूल्य के बारे में निर्णय करना? तो निर्णय करना याद करना नहीं है, कट जाएगा ये वाला। नई स्थिति में या तन्मयता अनुचित उपयोग को अवधारणाओं का उपयोग करना, ये अनुप्रयोग में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अर्थ अनुवाद छेपक व्याख्या करना, ये कहीं ना कहीं विश्लेषण में आ जाएगा आपका, तो ये भी नहीं होगा। पहले से सीखी हुई जानकारी को स्मरण में लाना और पुनः प्राप्त करना, ये आपका किस में आ जाएगा? याद करने में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार आपको बताना है संवेदीगामक अवस्था क्या है। तो पियाजे की मैंने काफ़ी डिस्कशन करा है, इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। तो पहली जो अवस्था है इनकी संवेदीगामक अवस्था है, इसी की इन्होंने 6 उप अवस्थाएँ दी हैं, ठीक है। तो वो भी आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि उसी में इन्होंने बताया है कि बच्चे में कब ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती है, ठीक है, कब कब बच्चे में आपको ये बताना है कि भाषा का विकास इन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने नॉर्मल शेषावस्था को माना है कि भाषा के बिना मतलब भाषा का विकास इस अवस्था में होता ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं की बातों में आपको छठी उपावस्था में देखने को ये मिल जाएगी कि भाषा का विकास के कुछ ना कुछ लक्षण देखने को मिल जाएंगे इनकी छठी अवस्था में, पहली अवस्था की। तो पहली संवेदीगामक अवस्था क्या होती है? बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और पूरी दुनिया के बारे में अनुभव करता है या एक्सपीरियंस करता है। जो भी अधिगम होगा वो इंद्रियों के माध्यम से होगा। संवेदीगामक आपको समझ में ही आ रहा होगा, सेंसरी मोटर इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत भाषा शिक्षकों की सहायता करता है, क्यों? तो आपने अगर भाषा के बारे में पढ़ा है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, तो चॉम्स्की का ऐसा नाम है जो आपने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने भाषा के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। इन्हीं का एक वर्ड है, आपने एलाइड के बारे में भी सुना होगा। तो चॉम्स्की के अनुसार जो सिद्धांत है वो शिक्षकों की इस बात में सहायता करता है, क्योंकि वो कहते हैं जो भाषा अर्जन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो बच्चे में अंतर्निहित होती हैं और उनको लेकर ही बच्चा पैदा होता है, इसलिए भाषा अधिगम उसके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और लेड को आप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जानते हैं, जो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है आपकी चॉम्स्की से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आपके PYQ क्वेश्चन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जितनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से करा सकते हैं हम कराते हैं, और वो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी भी लग रही होगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एंड से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे होंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।